हे गाइस, दिस इज अभ्युदय, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो इस सीरीज के अंदर हम 10 मिनट के अंदर वो चैप्टर्स कवर करेंगे जो चैप्टर्स आपके मतलब कि आप छोड़ देते हो पढ़ना और वो उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स को हम जनरली बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो हम मान के चलते हैं कि इसका जो फार्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा CxH2O। बट ये हमेशा सबके लिए ट्रू नहीं होता है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। वहां से मैंने एक स्टेटमेंट लाई है कि रैमनोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O5, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। कितने मोनोसेक्राइड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? 20 मोनोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो नॉन शुगर्स होते हैं क्योंकि वो टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं। सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग होते हैं। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो म्यूटा रोटेशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करते। एग्जांपल सुक्रोज। ये आपको डायरेक्टली सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसीलिए मैं सीधे पॉइंट्स लाया हूं जो आपको एज इट इज पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं फालतू की बकवास करने नहीं आया हूं, मैं आपको सीधे 10 मिनट के अंदर वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। ग्लूकोज, सबसे मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो अर्थ में मिलता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम पता कैसे लगाते हैं, एक रिएक्शन के द्वारा पता लगाते हैं, और वो रिएक्शन मैंने उसके साथ लिख दिया है। जैसे कि 6 कार्बन एटम्स होते हैं ग्लूकोज के अंदर, हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज में होते हैं, तो आप उसका HI के साथ रिएक्शन करा दो। C+O कार्बोनिल ग्रुप का हम पता कैसे लगा सकते हैं? कार्बोनिल होगा, कार्बोनिल लिखा है मैंने, हाइड्रोक्सिलमीन और HCN के साथ रिएक्शन करा के। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डेहाइड है, ये कैसे पता लगा सकते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन H2O से साथ रिएक्शन करा के। 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसको कैसे पता लगा सकते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा के। प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको कैसे पता लगा सकते हो? अगर आप HNO3 के साथ इसका रिएक्शन कराते हो तो चाहे वो ग्लूकोनिक एसिड हो, मतलब कि चाहे वो क्या कहते हैं आपका ग्लूकोज हो, ये दोनों आपका सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आपको एज इट इज याद कर लेना है, आपको बहुत ज्यादा टाइम इसमें खर्च नहीं करना है। ग्लूकोज होता है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है विद NaHSO3। ये एल्डिहाइड्स की नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, बट ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है। फिर उसके बाद ये पेंटा एसिटेट, इसका जो होता है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ नहीं रिएक्ट करता है। इसका मतलब इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है। यहाँ पे देखो, इसका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन हुआ था, वो कंफर्म किया था कि कार्बोनिल ग्रुप है, बट इसका जो पेंटा एसिटेट होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, जिसका मतलब क्या है? इसके पास फ्री CHO ग्रुप नहीं होता। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। इन दोनों को कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो अल्फा को ऑब्टेन करते हैं क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। बीटा को कैसे करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन से ही, बट यहाँ पे आपका हॉट और सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है और टेम्परेचर चेंज होता है, दैट इज 371 केल्विन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीटा का मेल्टिंग पॉइंट अल्फा से ज्यादा होता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि अल्फा और बीटा को आप डिसाइड कैसे करोगे, तो इसकी मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूं कि अल्फा और बीटा को आप डिसाइड कैसे कर सकते हो। तो कभी भी ये हावर्थ स्ट्रक्चर में हो, हावर्थ स्ट्रक्चर में आप क्या करो, अल्फा वाले में अगर एनोमेरिक कार्बन का जो OH है, मतलब हाइड्रोक्साइड है, और लास्ट कार्बन का जो OH है अगर वो डिफरेंट पे है तो वो अल्फा होता है। और अगर एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्साइड और लास्ट कार्बन का हाइड्रोक्साइड सेम तरफ लिखा हुआ है तो वो हावर्थ स्ट्रक्चर होता है। बट अगर आपको ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आ जाए, जबकि जिस समय हेमी एसिटल की फॉर्मेशन होती है, तो उस समय आप कैसे पता लगा सकते हो? उस समय आप पता लगा सकते हो अगर न्यू हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन सेम साइड पे है तो वो अल्फा है, और अगर वो अपोजिट साइड पे है तो वो बीटा है। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स, फ्रक्टोज, देखो कैपिटल D और लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी अलग चीज होती है। कैपिटल D कैपिटल L अलग चीज है, लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी अलग चीज है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रक्टोज D सीरीज से तो बिलोंग करता है, बट ये लेवोरोटेटरी इन नेचर होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि सुक्रोज में कौन सी बॉन्ड होते हैं, तो अल्फा 1 बीटा 2 होता है। माल्टोज में अल्फा 1,4 होता है, और लैक्टोज में आपका होता है, ये आप देख सकते हो, बीटा 1,4। बट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि गैलेक्टोज का कौन सा है, ग्लूकोज का कौन सा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ऑफ ग्लूकोज एंड 4 ऑफ ग्लूकोज है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ऑफ गैलेक्टोज और 4 ऑफ ग्लूकोज है। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उल्टा मार के चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना। उसके बाद मैं बात करूं स्टार्च की, तो स्टार्च दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो 15 to 20% ऑफ द स्टार्च फॉर्म करता है, और एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो 80 to 85% ऑफ द स्टार्च फॉर्म करता है। एमाइलोज जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है। एमाइलोज जो होता है ये लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है विथ 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब कि लंबी होती है, अनब्रांच होती है, मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। अल्फा डी ग्लूकोज C1 to C4, मतलब C1 C4 बॉन्ड मिलेंगे, मतलब अल्फा 1,4 बॉन्ड मिलते हैं एमाइलोज के अंदर। एमाइलोपेक्टिन की अगर मैं बात करूं तो वाटर इनसॉल्युबल होगा 80 to 85%, मतलब कि ज्यादातर स्टार्च जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन ही बनाता है।
ये ब्रांच होता है, ब्रांच चेन होती है, वो जो कि बनी होती है अल्फा 14 से और अल्फा 16 से, ठीक है। अल्फा 14 आपकी होती है और ब्रांचिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे अल्फा 16 होता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे जो ये आप देख सकते हो स्ट्रेट चेन है, ये अल्फा 14 से बनी होगी, और जहाँ जहाँ ये ब्रांचिंग हो रही है ये अल्फा 16 से बनी होगी। सो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, आप जाके चाहे प्रीवियस ईयर देखो, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में सीधे के सीधे डिफरेंस पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। फिर उसके बाद सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इसके अंदर कौन से बॉन्ड्स होते हैं? बीटा 14 होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन की अगर मैं बात करूं तो ये एमाइलोपेक्टिन के जैसा ही होता है, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, बट ये कुछ ज्यादा ब्रांच होता है। अब मैं यहाँ पे बहुत चीजें बात नहीं करने वाला हूं जो आप बायोलॉजी में पढ़ चुके हो, मैं यहाँ पे आपको वही फैक्ट्स बोल रहा हूं जो कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो बायोलॉजी में भी आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हो, तो दोनों में अलग अलग चीजें पढ़ो ना, एक चीज को दो बार पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अब जो बायो में पढ़ा है वही हम यहाँ पे आके पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए मैं आपको 10 मिनट के अंदर पूरा बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज करा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री से जो केमिस्ट्री है बायोमोलिक्यूल्स की उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं और जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, फालतू की बकवास नहीं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो इसका एक निमोनिक होता है पीवीटी टिम हॉल। क्या निमोनिक है? पीवीटी टिम हॉल। पी से बन गया फेनाइलएलानिन, वेलिन और थ्रियोनिन, पीवीटी फेनाइलएलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन। टी से ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन और मिथ्योनिन हो गया। हॉल से हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। ये आपको याद करना है, ये सारी 10 के 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अगर आप पीवीटी टिम हॉल भी याद कर लेते हो तो आपका काफी हद तक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब बात होती है कि एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दो तरह के अमीनो एसिड्स होती हैं, ठीक है। बॉडी को दोनों रिक्वायर्ड होती हैं, बट एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब ये होता है कि वो फूड में प्रेजेंट होनी चाहिए, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जो बॉडी खुद से भी बना सकती है। फिर उसके बाद मैं बात करूं कि जो मोस्ट नेचुरल में नेचर में जो अमीनो एसिड्स अकर करती हैं उनकी एल कॉन्फ़िगरेशन होती है, कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने अभी ऊपर बताई थी आपको, डी एल बताया था ना ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, जो मैंने बताया था आपकी फ्रक्टोज डी सीरीज से बिलोंग करता है बट होता लीवर रोटेटरी है। तो ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय राइटिंग NH2 ग्रुप ऑन दी लेफ्ट साइड। अगर NH2 ग्रुप राइट साइड में लिखा है तो दैट मींस ये डी कॉन्फ़िगरेशन है, NH2 लेफ्ट साइड पे लिखा है इसका मतलब ये एल कॉन्फ़िगरेशन है। एनीवेज अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। प्रोटीन की डिफिनेशन क्या होती है? पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 म्यू से ज्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं, दो तरह की प्रोटीन होती है हमारे पास, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। दोनों के एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो फाइब्रस का एग्जांपल केराटिन, मायोसिन। ग्लोबुलर का एग्जांपल इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल, फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर। नाम से पता चल रहा है फाइबर है तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, और ग्लोबुलर है जैसे इंसुलिन हो गया अपने ब्लड में पाई जाती है तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा। फिर उसके बाद आते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, दो स्ट्रक्चर होते हैं। तो अल्फा हेलिक्स में आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। आपको पता ही होगा इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या अंतर है, नाम से पता चल रहा है। मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर कहाँ मिलेगा? अल्फा हेलिक्स में। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बीटा प्लेटेड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर अब आते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आया भी था नीट 2019 में कि डीनेचुरेशन में क्या होता है। तो डीनेचुरेशन में 2 और 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर 1 डिग्री स्ट्रक्चर वैसे के वैसा रहता है। हमने अभी बायोलॉजी में भी पढ़ रखा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है डीनेचुरेशन का? कोअगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग और कर्डलिंग ऑफ मिल्क। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे कि नेटिव प्रोटीन की डिफिनेशन क्या होती है। तो ऐसा प्रोटीन जो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाए, जिसका यूनिक 3D स्ट्रक्चर हो और बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, दैट इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। अब कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं जो मेनली स्टेबलाइज करती हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को? तो वो फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडर वॉल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 4 फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडर वॉल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरे जो फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की उसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। ये दो जो मेजर प्रोटीन के शेप्स होते हैं, ग्लोबुलर शेप और फाइब्रस शेप, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। फाइब्रस का एग्जांपल वही केराटिन, मायोसिन, ग्लोबुलर का इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। तो वो जो शेप्स हैं उनको राइज देने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका आंसर आप क्या करोगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है विटामिन का। अब उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। तो विटामिन B12 जो होता है ये एकमात्र वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो बॉडी में स्टोर हो सकता है। बाकी सारे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। अब जैसे विटामिन B12 अपने बॉडी में स्टोर हो सकता है ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि नीट वाले पूछ सकते हैं, ठीक है। अब फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे आप देख सकते हो ADEK, और वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फिर विटामिन B12 के डिफिशियंसी से क्या हो सकता है? पर्नीशियस अनीमिया हो सकती है। पर्नीशियस अनीमिया मतलब RBC में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना।
विटामिन B6 के डिफिशियंसी से कन्वर्जन कॉज होता है। ये मेरे साल में CBSE बोर्ड के पेपर में पूछा था, तो ये चांस है कि ये नीट के पेपर में भी पूछ ले। फिर विटामिन E की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है और मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। उसकी अगर मैं बात करूं, एक नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि एडिसन्स डिसीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज कम हो जाता है ब्लड में, वीकनेस होती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है पेशेंट के अंदर। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि एडेनिन और गुआनिन दोनों हैं तो प्यूरिन, बट आप इनमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो। एडेनिन ए फॉर एब्सेंट, तो एडेनिन में डबल बॉन्ड O एब्सेंट होगा, गुआनिन में डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा। आप जाके चाहे देख भी सकते हो। फिर उसके बाद एक टॉपिक दिया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, यूज्ड टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स टू रिराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। मतलब हम रेशियल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को फिर से लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 90% चांस है कि इसी 10 मिनट में से जो मैंने आपको बताया है बायोमोलिक्यूल्स, इसी में से नीट का जो क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा। सो अगर आप चाहते हो कि मैं 10 मिनट सीरीज कंटिन्यू रखूं इन सारे चैप्टर्स के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और एक लाइक तो बनता है यार। चलो बाय बाय।